हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारे 12th इकोनॉमिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप कैरी 20 मार्क्स एंड दैट इज द रीजन आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं बच्चों, आपके एंटायर सिलेबस से सारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट द कोरिलेशन लेके। ये जो ऑब्जेक्टिव लेक्चर सीरीज है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू गो थ्रू दीज लेक्चर्स आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बच्चों। एंड बिलीव मी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें 20 on 20 स्कोर करना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हमने सही कर लिया, हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का स्कोर हाई हो जाएगा बच्चों। एंड दैट इज व्हाई आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं बच्चों ये लेक्चर लेके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। कंप्लीट द कोरिलेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? कोरिलेशन मतलब ये जो पहले दो आपको दिए गए हैं, दैट इज द रिलेशन दैट हैज टू बी बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वर्ड एज वेल। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, तो मैक्रो में कौन सा मेथड यूज होता है? दैट इज नोन एज लंपिंग मेथड। मतलब सबको एग्रीगेट करके हम यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इज अ फॉरेस्ट, राइट? मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी, मैक्रो इकोनॉमिक में हमने 4 थियोरीज पढ़े थे, राइट? वन ऑफ देम वाज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, करेक्ट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइस थियोरी। अगर अभी तक किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको पूछा जा सकता है, आंसर इन डिटेल में भी पूछा जा सकता है। अगर आपने लेक्चर ही नहीं देखा तो आपको ये नहीं समझेगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस थियोरी, व्हाट इज थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको डिटेल में समझेगा इफ यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स। ऑलराइट बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में ये जो लेक्चर्स है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है यूजिंग शॉर्ट कोड्स, तो रिकॉल करने में भी आपको हेल्प होगा इन योर एग्जाम्स। सो एंश्योर दैट यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स। ओके, आगे मैक्रोस, इससे मैक्रो इकोनॉमिक आया है, तो माइक्रोस से क्या आया है? माइक्रोस वर्ड से आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड है उसे हम किस तरह लिखते हैं? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इस तरह। ओके, तो आपको थर्ड चीज ब्लैंक दी गई है और उसका कोरिलेशन आपको फोर्थ जो दिया है उससे करना है। तो ईडी इज इक्वल टू 0 किस चीज के लिए होता है? अगर परफेक्टली इलास्टिक के लिए ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ईडी इज इक्वल टू 0 ये किस चीज के लिए होता है? तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के लिए। तो यहां पे आप लिख लेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, इस तरह पूरा लिखना है आपको, गेटिंग इट? और एग्जाम में कैसे लिखोगे बच्चों? यही पूरा लिखना है, कॉपी करना है और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड उसके नीचे आपको इस तरह से एक लाइन बना देनी है। सो यू नो दिस इज द ब्लैंक दैट यू हैव फिल्ड इन। ओके, आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके आगे ब्लैंक है और आपको कोरिलेशन देखिए क्या दिया है? स्टीपर डिमांड कर्व रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो जब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है मतलब जो चेंज इन प्राइस है उसके कंपैरिजन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। ओके, सो दैट इज द रीजन, तो जो डिमांड कर्व है दैट इज स्टीप। ओके, तो यहां पे हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब डिमांड कर्व होता है वो कब होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कब होता है? जब हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ओके, याद करिए, याद नहीं आ रहा है तो लेक्चर के मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जब होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमारा डिमांड कर्व। ओके, आगे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज लीनियर डिमांड कर्व, मतलब जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है उसे हम लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व किसे कहते हैं? नॉन लीनियर मतलब ये इस तरह दिखता है, सो दैट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो यहां पे आप लिखेंगे कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन जो होता है डिमांड का, दैट इज नॉन लीनियर डिमांड का।
ओके आगे पेन एंड इंक, उसके आगे डैश है, एंड टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, और पेन एंड इंक गो हैंड इन हैंड, राइट? तो पेन है तो इंक भी चाहिए आपको, इंक है तो पेन चाहिए आपको, इसका मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट रेशो मेथड। रेशो मेथड में आप ईडी किस तरह लिखते हो? ईडी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये कब लिखते हो, ये कब कैलकुलेट करते हैं इस तरह? हम पॉइंट मेथड में या ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं इसे, याद करिए, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ओके इस तरह से कैलकुलेशन होता है, लोअर अपॉन अपर। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस। ओके मतलब अगर सप्लाई एक्सपैंड हुआ है इसका मतलब प्राइस राइज हो गई है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा? जाहिर है सप्लाई कम हो गया मतलब प्राइस फॉल्स। अब नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू इज टू डैश। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया गया है। एवरेज रेवेन्यू मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उसे जब हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज रेवेन्यू, राइट? ये हमने देखा हुआ एक लेक्चर में पूरे डिटेल में, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, राइट? अब हमें दिया गया है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। क्या होगा टोटल रेवेन्यू? वेरी वेरी सिंपल, जो भी हमारी टोटल क्वांटिटी है उसे जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू is price multiplied by quantity, correct? Next total cost is total fixed cost plus total variable cost, correct? टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों जहां पे हमने इसका डिस्कशन किया है, इट यू माइट फाइंड दीज ऑब्जेक्टिव्स डिफिकल्ट, ओके? सो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर ऑन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में एंड इन द आई बटन, ओके? तो जब हमने वहां पे देखा था द टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट बिकम्स टोटल कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट क्या होगा? जब जो टोटल कॉस्ट है उसे हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो एवरेज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, करेक्ट? आगे डिमांड कर्व इज डैश, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड है और डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप, ओके? नेक्स्ट डैश इज टू चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। तो वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? बाकी के जो सारे फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होते हैं। क्या चेंज होता है वेरिएशन में? प्राइस चेंज होता है। नाउ चेंज इन सप्लाई में क्या होता है? प्राइस जो है वो कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? प्राइस है। तो आंसर आ जाएगा प्राइस इज कांस्टेंट फॉर चेंज इन सप्लाई। कंप्लीट द कोरिलेशन, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और डैश में बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। तो कौन से टाइप में बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए? मोनोपोली में, इसीलिए तो मोनोपोली होती है, नहीं तो बहुत सारे सेलर्स चले जाएंगे, लेकिन वहां पे बैरियर्स है इसलिए बहुत ज्यादा सेलर्स वहां जा नहीं सकते हैं। सिमिलरली ओलिगोपोली में भी कुछ इसी तरह होता है, देयर आर सम बैरियर्स टू एंट्री। तो मोनोपोली या ओलिगोपोली दोनों भी सही है, ठीक है? नेक्स्ट प्राइस टेकर इज टू डैश, प्राइस मेकर इज टू मोनोपोली। मोनोपोली में जो सेलर है ही इज द प्राइस मेकर, वो डिसाइड करता है, लेकिन कौन सा टाइप में ही इज द प्राइस टेकर? हमने अभी ऊपर देखा ना, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, तो यहां पे द सेलर इज द प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट सिंगल प्राइस इज टू परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस रहेगी और डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस कहाँ रहते हैं? अभी हमने देखा मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस होते हैं बिकॉज ही इज द प्राइस मेकर, सो ही विल डिसाइड दैट किसको कितना प्राइस चार्ज करना है। ऑलराइट, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट वन, प्राइस इंडेक्स इज टू इन्फ्लेशन
सो डैश इज टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है ना, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स। तो हमारा आंसर यहां पे आएगा क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट, dash is to base your prices, P1 is current year prices. Now this is very easy, P0. All right, next, last pair index is to dash, Parshas index is to current year quantities. Parshas में हम current year quantity का weight लेते हैं, तो last pair में हम कौन सा weight consider करते हैं, base year quantity। तो यहाँ पे आंसर है base year quantities. Now please remember, whenever you are writing these type of answers, आपको पहले तो पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है बच्चों, एंड आप बेस ईयर क्वांटिटीज लिख के उसके अंडर लाइन करोगे ऐसे उसे। ओके, तो ये समझ जाता है दैट दिस इज द आंसर। सिर्फ बेस ईयर क्वांटिटी लिख के नहीं आना है आपको, इवन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एंड देन यू आर गोइंग टू फिल इन दैट ब्लैंक। ऑलराइट, सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं लिख के आना है। गेटिंग इट? आगे, डैश इज सिंगल वेरिएबल, कंपोजिट इंडेक्स इज टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। कंपोजिट मतलब ज्यादा, सिंगल वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट इंडेक्स। पे आपको लिखना है यूनिवेरिएट इंडेक्स। ओके, फर्स्ट, डैश इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये फॉर्मूला दिया गया है हमें, एंड उसका कोरिलेशन क्या है, GNP नेशनल प्रोडक्ट इज C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. So this is very very easy. This is the formula for GDP, gross domestic product. Alright, आगे, output method is dash, income method is factor cost method. So income method को हम factor cost method भी कहते हैं। तो output method को दूसरा नाम क्या है, आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है इन्वेंट्री मेथड। तो यहां पे हम लिखेंगे इन्वेंट्री मेथड। अगेन बच्चों, सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है, इस तरह पूरा हमें क्वेश्चन कॉपी करना है एंड देन इस तरह हम इसे अंडरलाइन करके हमारा आंसर लिखेंगे। गेटिंग इट? थर्ड, थियोरेटिकल डिफिकल्टी इज ट्रांसफर पेमेंट्स। सो डिफिकल्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले लेक्चर में हमने देखा था दैट ट्रांसफर पेमेंट इज वन ऑफ द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज ये किस तरह का डिफिकल्टी हो जाएगा, दिस इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ऑलराइट, पर्सनल इनकम टैक्स इज टू डैश, GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। GST इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो क्या है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। Right? Next, public finance is to dash, private finance has marginal impact on the economy. जो प्राइवेट फाइनेंस है उसका बहुत कम इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में, बिकॉज वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के से रिलेटेड है। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है उसका इंपैक्ट कैसा है इकोनॉमी पे, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। सो ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो यहां पे हम लिख देंगे बच्चों ट्रिमेंडस impact on the economy. Okay, next, administration cost is to dash, research and development is developmental expenditure. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक खर्चा होता है उसे हम कहते हैं बच्चों नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। non-developmental expenditure. Okay, first one, money market is to short-term funds, so dash is to long-term funds. Long-term funds is capital market. Next, dash is central bank, SBI is commercial bank. Central bank क्या है हमारी, RBI, Reserve Bank of India. Third, cooperative banks is organized sector. इंडिजिनस बैंक्स क्या है ये, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज डैश, सेकेंडरी मार्केट इज ओल्ड इशू। सेकेंडरी मार्केट में हम ओल्ड इश्यूज देखते हैं, प्राइमरी मार्केट में क्या देखते हैं,
जो न्यू इश्यूज होते हैं, जो न्यू इश्यूज होते हैं। सो आंसर इज न्यू इश्यूज। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ इंडिया इज टू पेट्रोलियम डैश इज कंप्यूटर हार्डवेयर। पेट्रोलियम को हम इंपोर्ट करते हैं, हार्डवेयर का क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं। सो यहां पे आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, होम ट्रेड इज इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इज टू डैश। होम ट्रेड का दूसरा वर्ड होता है इंटरनल ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड है उसे हम और क्या वर्ड्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया इज कुवैत एंड डैश इज चाइना। चाइना को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज वाई यहां हम लिखेंगे बच्चों डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जब इंपोर्ट है तो वर्ड यूज इज सोर्स, लेकिन जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो वर्ड कौन सा यूज होता है, डेस्टिनेशन। Okay, with this we come to an end of complete the correlation from your entire syllabus. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है बच्चों, go through this playlist of objective type. यहाँ पे सारे objectives आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। All the very best.